जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज की वीडियो में बीएड पेपर वन जो कि है बाल अवस्था एवं उसका विकास, इंग्लिश में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये फर्स्ट ईयर का पेपर है, पेपर वन। इसके लेसन फोर जो कि है भाषा का विकास, इससे लेसन फोर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन आप लोग का होगा, हो सकता है इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाए। लेसन 3 तक हम 18-19 क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपना तैयारी और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का तैयारी करेंगे, उतना अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे पहले हम बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, भाषा की उपयोगिता का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं पर प्रकाश डालें। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 चर्चा करेंगे। तो वीडियो करने स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, भाषा की उपयोगिता का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भाषा का क्या उपयोगिता है, भाषा का क्या यूज है, उसका वर्णन करना है इस वीडियो में, इस प्रश्न में। ठीक है, देखिए, आप मोटा मोटी आप समझ ही रहे होंगे कि भाषा का जो है महत्वपूर्ण जो कार्य है, वह एक दूसरे को अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना जो है, ये भाषा का महत्वपूर्ण कार्य है। तो आइए इसी को थोड़ा सा और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं कि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आप लिखिएगा। देखिए, व्यक्ति की श्रेष्ठता के कारण कहा गया है कि मानव एक बुद्धिमान प्राणी है, क्योंकि वह मानव ही बोलने की शक्ति है। वो मानव ही है जिसे बोलने की जो है शक्ति है, जिसके द्वारा वह अपनी बुद्धि की अभिव्यक्ति कर दूसरे लोगों से संपर्क स्थापित करने का अच्छा अवसर प्राप्त करता है। मनुष्य ने आज संस्कृति और सभ्यता को विकसित किया है। तो मनुष्य जो है आज जो है संस्कृति और सभ्यता को विकसित किया है, किसके माध्यम से? जो हम जानते हैं वो भाषा के माध्यम से। ठीक है, वह बहुत कुछ भाषा की सुदृढ़ भित्ति पर आधारित है। एक मनोवैज्ञानिक है डर्मविल, इसके अनुसार जो है ने भाषा विकास के महत्व को प्रस्तुत करते हुए लिखा है, किसी जाति के भाषा विकास का इतिहास उसकी बुद्धि विकास का इतिहास है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य भाषा के कारण ही अधिक श्रेष्ठ होता है। तो मनुष्य जो है श्रेष्ठ है, तो वो किसके कारण है? भाषा की वजह से ही श्रेष्ठ है। भाषा और सभ्यता का विकास साथ साथ होती है। प्रारंभ में शिशु स्थूल वस्तुओं का ही प्रयोग करता है। स्थूल वस्तुओं का मतलब जो उसके सामने रखी गई वस्तु है, वही वस्तुओं को देख के उसके बारे में बताता है। मगर जब आयु बढ़ते-बढ़ते बढ़ने लगता है, तो जो उसके सामने नहीं भी है, उसको भी सीखने का प्रयास कर लेता है। ठीक। देखिए, बाद में वह भाषा का व्यवहार करने लगता है। भाषा का एक प्रधान उद्देश्य बालक को भाषा का समुचित ज्ञान कराना है। किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक योग्यताओं को का सर्वश्रेष्ठ माप उसका शब्द भंडार होता है। कोई भी व्यक्ति है जो अपनी बौद्धिक योग्यता का सर्वश्रेष्ठ जो है माप है, उसके अंदर कितना शब्द भंडार है, ये उसको प्रदर्शित करता है कि उसकी बौद्धिक यानी आईक्यू लेवल कितना है। ठीक है? देखिए, इस प्रकार मानव जीवन में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक मनोवैज्ञानिक है ब्राउनफ़ील्ड के अनुसार जो है भाषा की उपयोगिता के बारे में इसने कहा है कि अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की शक्ति का नाम भाषा है। मतलब अन्य लोगों के साथ जो संपर्क स्थापित होते हैं एक-दूसरे के बीच में, उसका माध्यम जो है भाषा है, ये कहना था ब्राउनफ़ील्ड का। देखिए, मानव जीवन में भाषा एक ऐसी शक्ति या माध्यम है, जिसके द्वारा अन्य लोगों से संपर्क स्थापित किया जाता है। मतलब दूसरे के साथ जो संपर्क स्थापित किया जाता है, वो भाषा ही एक माध्यम है। देखिए, विचारों तथा भावनाओं के सभी प्रतीक और अर्थ देने वाले सभी तत्व जिनका प्रयोग सामाजिक संपर्क के रूप में किया जाता है, भाषा के ही अंग हैं। जैसे चेहरे के भाव, अंग विक्षेप, संकेत, कला, मूक अभिनय, बोलचाल का स्वरूप, लिखित स्वरूप आदि। इन्हीं प्रतीकों एवं रूपों के आधार पर मानव को अन्य प्राणियों से पृथक समझा जाता है। देखिए, पॉइंट नंबर 1, सामाजिक संपर्क, ये किस तरह से भूमिका निभाता है भाषा के उपयोगिता के लिए। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, सामाजिक संपर्क संपर्क देखिए, बालक का भाषा विकास उनके लिए अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन है। बालक जो है
दूसरे के साथ जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है वह एक माध्यम जो है भाषा है। देखिए, भाषा विकास के साथ बालक में दूसरों से संपर्क स्थापित करने की योग्यता का विकास होता होता जाता है। भाषा के उपयुक्त गुण को सामने रखते हुए भाषा के कार्यों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है सामाजिक संपर्क एवं अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। दूसरा पॉइंट नंबर 2 है आत्म केंद्रित क्रिया के रूप में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाषा। देखिए, पॉइंट नंबर 3 है भाषा शांत भाषा अथवा चिंतन, ये भी एक माध्यम है। देखिए, इसको थोड़ा-सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि संवेदात्मक प्रक्रियाएँ मतलब संवेदात्मक प्रक्रिया क्या होता है कि बालक जब अपनी भावनाओं को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है, वो संवेदात्मक होता है, ठीक है? इसमें जो है एक भाषा एक अहम भूमिका निभाता है। देखिए, जैसे सुनना, देखना आदि। संवेदन क्रिया संबंधी प्रतिक्रियाएँ, जैसे बोलना, लिखना आदि। देखिए, वास्तव में भाषा द्वारा बालक अन्य बालकों तथा व्यक्तियों की बातों को समझता है और भाषा द्वारा ही अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है, मतलब कि सामने अभिव्यक्त प्रदर्शित करता है अपनी भावनाओं को। माध्यम क्या है? भाषा। एक मनोवैज्ञानिक है मैकार्थी का यहाँ तक कहना है कि शिक्षालय से पूर्व के वर्षों में बालक द्वारा अभिव्यक्त भाषा में 96% प्रतिक्रियाएं सामाजिक होती है। इस प्रकार भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होती है। भाषा के आइए आगे देखते हैं। देखिए, विकास के लिए समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रियाएं करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा ही समाज में प्रगति होती है। मैकार्थी ब्राउनफील्ड ने भाषा के अन्य कुछ कार्यों एवं उद्देश्यों बताए जो निम्न प्रकार है। मैकार्थी और ब्राउनफील्ड जो एक मनोवैज्ञानिक है, ये जो भाषा के अन्य कार्य एवं उद्देश्य बताए, आइए उसको देखते हैं। देखिए, पहला उद्देश्य जो बताए सूचना प्राप्त करना, जो जिसका माध्यम जो है भाषा है। अपने भावों को अभिव्यक्त करना, दूसरों को प्रेरणा प्रदान करना, भाषा के द्वारा ही दूसरे को प्रेरणा प्रदान किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायता देना, ये भी भाषा का ही काम है। देखिए, आइए आगे देखते हैं जो कि है भाषा विकास द्वारा बालक दूसरे लोगों से संपर्क स्थापित कर अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के विकास का अवसर प्राप्त करता है। कैसे? आइए जानते हैं इसको। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य लोगों के संपर्क में ही आकर कर सकता है। बालक का जीवन तो और भी पराश्रित है होता है। पराश्रित मतलब दूसरे पे आश्रित होता है, ठीक है? वह अपनी आवश्यकताओं को अभिव्यक्त दूसरे के समक्ष भाषा के माध्यम से करता है। जो भी उसके सामने जो भी ज़रूरत है, वो अपने पालनकर्ता को जो है भाषा के माध्यम से ही बताता है। और भाषा द्वारा ही कई सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और विचारों को प्राप्त करता है और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से और अनेक सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और विचारों को अर्जित करने से उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं यथा शारीरिक, गत्यात्मक, संवेदनात्मक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक का समुचित विकास होता है। इस प्रकार बालक का विकास उसके अन्य पहलुओं के विकास में सहायक होता है, ये भाषा होता है। आइए पहला देख लिए थे, आज दूसरा देखते हैं प्रगति की शक्ति, जो है एक माध्यम होता है भाषा, ठीक है? देखिए इसको जानते हैं। देखिए भाषा मानव जाति का इतिहास है कि वह संजीवनी है, जिसके माध्यम से व्यक्ति ने आज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। उसने भाषा की शक्ति के कारण स्वयं को समाज का सर्वोत्तम प्राणी सिद्ध किया है। ये वजह है भाषा। तीसरा पॉइंट है मानव विकास की आधारशिला। देखिए भाषा ने जहाँ समाज और राष्ट्र को शक्ति प्रदान की है, वहाँ भाषा ने व्यक्ति को विकास का आधार प्रदान किया है। जो व्यक्ति भाषा का संयत, संतुलित एवं प्रभावशाली उपयोग करना जानते हैं, वे अपने जीवन में विकास करते हैं। वे भाषा के माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षाओं को की पूर्ति करना भली-भांति जानते हैं। चौथा पॉइंट है सामाजिक वंशक्रम की वाहक। किस तरह से भाषा जो है अहम भूमिका निभाता है, यानी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, भाषा परंपरा से चली आ रही है। भाषा जो एक परंपरा है, जो सदियों से जो है चली आ रही है और इसके कारण समाज की संस्कृति तथा अन्य अन्य प्रकार की विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। आज हमारा प्राचीन साहित्य भाषा के माध्यम से ही सुरक्षित है। आज जो भी हमारा प्राचीन साहित्य है, वो भाषा के माध्यम से ही जो है सुरक्षित है। देखिए, वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्ते कहकर हमारे मुनियों या थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया, मुनियों ने लोक यात्रा को वाणी का प्रसाद माना है। 5 है संस्कृति का प्रतिबिंब कैसे उपयोग उपयोग है उपयोगिता करता है भाषा। देखिए
भाषा के माध्यम से किसी समुदाय, समाज, राष्ट्र और व्यक्ति की सभ्यता और संस्कृति प्रतिबिंबित होती है। भाषा के विकास के साथ-साथ सभ्यता तथा संस्कृति भी विकसित हुई है। जिन समूहों की भाषा अविकसित है, उनकी सभ्यता और संस्कृति भी अविकसित है। मतलब जिन समुदाय का जो है भाषा अविकसित है, वो थोड़ा-सा पिछड़ चुका है समाज के, जो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनका भाषा जल्दी कोई सीख नहीं पाता है, जिस कारण जो है उसका अच्छा से विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए, जैसे मैं आप जन देखिए जनजातीय भाषा और संस्कृति इसके उदाहरण हैं। जो भी जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं, वो थोड़ा-सा पिछड़े हैं, क्योंकि वो भाषा और संस्कृति जो है वो समझ नहीं पाते हैं, अपने आप को एक-दूसरे में ढाल नहीं पाते हैं। ठीक। 6 देखिए सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बनाने में जो है भाषा किस तरह से उपयोगिता है। देखिए भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होती है। भाषा के विकास के लिए समूह के सदस्य एक-दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। क्रिया-प्रतिक्रिया के द्वारा ही समाज में प्रगति होती है। भाषा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, आइए आगे देखते हैं। देखिए, को बनाए रखने में भी एक कड़ी है। इससे सामाजिक और राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। इसी से समाज और राष्ट्र के रूप में व्यक्ति जुड़े रहते हैं, जो माध्यम है भाषा। भाषा और विचार, देखिए भाषा और विचार का आपस में गहरा संबंध है। यदि हम इन दोनों को अलग कर दें तो दोनों निष्प्राण हो जाएँगे, मतलब निष्क्रिय हो जाएँगे, कोई इसका वैल्यू नहीं रहेगा। विचार तभी विचार होता है जब उसकी मौखिक अथवा लिखित अभिव्यक्ति होता है। कोई भी विचार तभी विचार है होता है जब उसको दिखाया जाए, लोगों को समझाया जाए अपने विचारों को, तभी वह विचार एक विचार है। देखिए, 8 है साहित्य। भाषा और साहित्य का आपसी संबंध प्रगाढ़ है, मतलब कि महत्वपूर्ण संबंध है। ये नहीं गहरा संबंध, प्रगाढ़ मतलब गहरा संबंध है। किसी भी साहित्य को उसकी भाषा से आँका जाता है। भाषा ने ही वेद, वेदांत, उपनिषद, आरण्यक, काव्य, नाटक, कथा आदि विधाओं में महान ग्रंथों को मानव समाज को दिया है। ये माध्यम जो है भाषा ही है। देखिए, इसलिए कहा गया है मानव व्यक्तित्व की शक्तिशीलता शीलीनता भाषा के प्रबोध उत्पादक प्रयोग पर ही निर्भर करती है। तो पहला क्वेश्चन देख लिए। आइए किस तरह से भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारे समाज में। एक-एक पॉइंट करके 8 पॉइंट देखे हैं। आठों में से आप अच्छे से एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग तैयारी करेंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं पर प्रकाश डालें। हमारे समाज में जो है भाषा, अनेक भाषा है, उनकी विविधताओं पर प्रकाश डालना है। किस तरह से समाज में अलग-अलग इलाके में, यानी अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती है। उनकी सांस्कृतिक विविधताओं पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है इस प्रश्न में। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं से संपृक्त राष्ट्र है, मतलब कि अलग-अलग हर तरह का, दक्षिण भारत का अलग संस्कृति का है, भाषा अलग है, उत्तर भारत का अलग है, फिर पूर्व भारत का अलग है। मतलब आप देश भी ले सकते हैं, विदेश भी ले सकते हैं, हर एक जगह का संस्कृति अलग-अलग है। वही कहा कहा जा रहा है, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं मतलब कि अलग-अलग हर चीज़ है। देखिए, प्रत्येक समाज में अपनी रीतियों, कार्य-प्रणालियों, प्रभुत्व और पारंपरिक सहायता, विविध समूहों और श्रेणियों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था गतिशील अवश्य होती है, मतलब कि हर जगह जो है अपना-अपना जो संस्कृति का जो प्रभाव महत्व होता है, वह दिखने मिलता है हमारे भारत में, ठीक है? प्रत्येक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों दूसरे समाज से भिन्न या पृथक हो सकती है। प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है, जो उसके लिए आदर्श होती है। मतलब कि प्रत्येक समाज की जो है अलग-अलग संस्कृति होती है, अलग-अलग भाषा होती है, जो उनके लिए एक आदर्श होती है। देखिए, खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज, परंपराएँ, प्रथाएँ, वेशभूषा, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान और व्यवहारों के साथ-साथ भाषा भी संस्कृति का अंग है। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विशेष सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं, जो एक विशेष जो होते हैं भौगोलिक क्षेत्र, उसमें एक विशेष तरह की संस्कृति देखने के लिए मिलता है। देखिए, भाषा भी एक प्रतिमान है, मतलब भाषा भी जो एक तरह से संस्कृति ही है। भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, जिस तरह से संस्कृति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बालक अपने सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार भाषा को सीखता, ग्रहण करता और आत्मसात करता है। प्रत्येक समाज अपनी इच्छाओं, संवेगों संवेगों मतलब कि जिस तरह से सीखता है, एक तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ठीक है? भावनाओं और आवश्यकताओं को भाषा
के माध्यम से मूर्त रूप देता है। विविध सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमानों के कारण भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं का प्रभाव भाषा पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आइए उसको देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि किस तरह से समाज एक बहुभाषी है और वो जो दिखने के लिए मिलता है भौगोलिक क्षेत्र में, उसको देखते हैं। देखिए, पहला है विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं, जो हम आपको बताए हैं कि विभिन्न भौगोलिक दक्षिण भारत में अलग बोली जाती है, उत्तर भारत में अलग बोली जाती है, फिर मिडिल भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र है, पूर्व भारत में एक अलग बोली जाती है, इधर त्रिपुरा मेघालय सब में, ठीक है। गुजरात में अलग बोली जाती है, गुजराती सब बोली जाती है, ठीक है। तो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोली जाती है। अलग-अलग सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों की भाषा को बोलने का लहजा अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है, परंतु बोलने का लहजा जो है अलग-अलग होता है। 3 है पॉइंट, जो माता-पिता शिक्षित तथा अच्छी सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले होते हैं, उनके बालकों का शब्द भंडार सुंदर होता है तथा उच्चारण शुद्ध होता है। जो परिवार निम्न सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति वाले होते हैं, वहाँ बालकों की भाषा विकास का महत्व नहीं दिया जाता है। माता-पिता स्वयं गंदे शब्दों का उच्चारण करते करते हैं, तो उनके अनुकरण से उनके बच्चे भी भ्रष्ट उच्चारण करने लगते हैं। 5वां पॉइंट है, जिन परिवारों में माता-पिता कई भाषाओं का प्रयोग करते हैं, वहाँ बालकों का भाषा विकास ठीक से नहीं हो पाता। भाषा का विकास की गति बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि एक आइए आगे देखते हैं। देखिए, ही वस्तु के लिए 2 अलग-अलग शब्दों के प्रयोग से बालक को याद करने में कठिनाई होती है। देखिए, जिन परिवार में जो है ढेर सारी भाषा बोली जाती है, एक ही वस्तु को अनेक-अनेक शब्दों से प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ जो है बालक को एक याद रखने में थोड़ी-सी कठिनाई होती है। देखिए, परिवार का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण जितना विस्तृत होता है, बालक का शब्द भंडार उतना ही विस्तृत बनता है। मतलब जितना बड़ा परिवार, उतना जल्दी जो है बच्चे में अधिक से अधिक शब्द भंडार होता है, तो उसका एक थोड़ा-सा सुंदर लहजा होता है। देखिए, संक्षेप में कहा जा सकता है कि बालक के भाषा विकास के निम्न आयामों पर उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम देखिए, भाषा सीखने की प्रक्रिया पर, उच्चारण पर, लहजे पर, संप्रेषण पर, भाषा विस्थापन पर, भाषाई अभिव्यक्ति पर, ये सब पे जो है अलग-अलग पृष्ठभूमि पे जो है बालक का अलग-अलग प्रभाव दिखने मिलता है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, भाषा बहुसंस्कृति वा भारत जो है बहुसंस्कृति वाला देश है। मतलब भारत में जो है ढेर सारा संस्कृति वाला देश है। कक्षाओं में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थी एक साथ अध्ययन करते हैं, शैक्षिक और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं, सामाजिक अनुक्रिया करते हैं। प्रत्येक बालक अपनी भाषा के माध्यम से अपनी इच्छाओं, संवेगों, भावनाओं एवं आवश्यकताओं को व्यक्त करता है। भाषा संचार का एक सशक्त माध्यम है। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए बालक अपनी सीखी हुई भाषा के द्वारा ही परस्पर संपर्क में आते हैं, सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। बालक जैसी भाषा सीखता है, उसी के साथ उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। मतलब बालक जो है जिस टाइप का भाषा सीखता है, उसी टाइप का उसका व्यक्तित्व का विकास दिखने के लिए मिलता है बालक में। देखिए, भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक परिवेश से आए बालक की भाषा में बोलने के तरीके, उच्चारण, शब्दों के चयन, शब्दों के प्रयोग आदि में स्पष्ट अंतर होता है। जैसे ग्रामीण बनाम शहरी, धर्म बनाम धर्म, जाति बनाम जाति, उच्च सामाजिक स्थिति बनाम निम्न सामाजिक स्थिति, अच्छी आर्थिक स्थिति बनाम निम्न आर्थिक स्थिति, शिक्षित माता-पिता बनाम अशिक्षित माता-पिता आदि। ये सब जो है बच्चे में देखने के लिए मिलता है कि ये सब डिफरेंस होता है। जो अच्छे होते हैं उनकी भाषा जो है और अच्छे शब्द भंडार उनको मिलता है बच्चों को। देखिए, शिक्षा प्रक्रिया में विभिन्न बहुसांस्कृतिक कक्षाएँ एक चुनौती है, अतः निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्या-क्या? आइए उसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, भाषा विकार युक्त बालकों को भाषा विकास हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। मतलब जिस बालक में अच्छे से भाषा का विकास नहीं हुआ है, वहाँ पे जो है भाषा विकास के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए बालकों को। देखिए, अध्यापक भाषा के आधार पर विद्यार्थियों से भेदभाव न रखें। मतलब कि एक क्लास में हर एक टाइप के बच्चे रहते हैं, उनकी संस्कृति अलग-अलग है, उनका भाषा अलग-अलग है। इसके अनुसार जो है अध्यापक को जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। अध्यापकों का स्वयं की भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। बालक अनुकरण से भाषा सीखते हैं। अनुकरण मतलब उनका कॉपी करते हैं, अध्यापक के वो किस तरह से बोलते हैं। ठीक है? देखिए, अध्यापक बालक का आदर्श होता है। वह अपने अध्यापक की भाषा को आत्मसात करता है, मतलब सीखता है, ग्रहण करता है। ठीक है? 5वां पॉइंट है च चौथा पॉइंट है, आइए उसको देखते हैं। देखिए,
अध्यापकों को चाहिए कि बालकों को व्यक्तिगत रूप से पहचाने, उनकी भाषा पर ध्यान दें, आवश्यकता अनुसार व्यक्तित्व परामर्श दें। जो जहाँ भी गलत गलत चीज़ है, वहाँ पे थोड़ा-सा सुधार करने के लिए शिक्षक को होना चाहिए, कहना चाहिए। देखिए, अध्यापक बालकों की भाषागत समस्याओं, जैसे उच्चारण दोष, लहज़ा आदि को समझाने और उसका निराकरण करने के लिए प्रयास करें। अध्यापक यह भी प्रयास करें कि बालकों को रचनात्मक प्रवृत्तियों को व्यक्त करने के अवसर मिले, मतलब जो भी वह अपना नया कुछ सीखता है तो उसको सीखने देना चाहिए, उनका सहायता करना चाहिए। देखिए, इससे उनका भाषा विकास उन्नत होगा। 7वां पॉइंट है, अध्यापक भाषा के आधार पर बालकों में आत्मसम्मान और स्वानुशासन की भावना विकसित करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। भाषागत विचारों को सुधारने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतः अध्यापक को नियमित रूप से पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। मतलब जो भी फंक्शन होता है विद्यालय में, उसको बराबर करना चाहिए। इससे जो है बालक में भाषा का विकास तेजी से होता है या नया नया कुछ सीखता है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, 9वां पॉइंट है, भाषा में गिरावट का एक प्रमुख कारण उसका पारिवारिक वातावरण है। अध्यापकों को आवश्यकता अनुसार उचित रूप से माता-पिता का भी मार्गदर्शन करना चाहिए कि बच्चे के सामने जो है एक अच्छे ढंग से बोलना चाहिए। 10वां पॉइंट है, टीवी, साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं तथा मनोरंजन के साधनों का बालक की भाषा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अध्यापक को इस बात पर भी निगरानी रखनी चाहिए कि कहीं गलत चीज़ तो नहीं देख रहा है बालक। 11वां पॉइंट है, बालकों के शब्द ज्ञान को विकसित करना चाहिए। इससे भाषा तथा उच्चारण संबंधी विचलन नियंत्रित हो सकते हैं। 12वां पॉइंट है, भाषा विकास के लिए पुरस्कार और दंड का सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए। अच्छी और सामाजिक रूप से मान्य भाषा बोलने वाले बालक की प्रशंसा की जानी चाहिए। वहीं वहीं जो है अश्लील एवं असभ्य बोलने वाले बालकों को कठोर दंड की अपेक्षा सामान्य सुधारात्मक दंड दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे आगे से ऐसी गलती ना करें। देखिए, 13वां पॉइंट है, उसको देखते हैं। अध्यापक समस्याग्रस्त भाषा बोलने वाले बालकों को अपेक्षित न करें। उनकी भाषा को सुधारने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने का प्रयास करना चाहिए। 14वां पॉइंट है, बालकों में भाषा चयन की योग्यता का विकास किया जाना चाहिए, परिवार और टीचर के द्वारा। देखिए, द्विभाषी या बहुभाषी बालक, मतलब कि जो 2 भाषा बोलता है या ढेर सारा भाषा बोलता है, वह अध्यापक के लिए निहितार्थ किस तरह से होते हैं, उसको देखिए। देखिए, बालक अपने सांस्कृतिक परिवेश में अपने माता-पिता एवं, मतलब देखिए, घर में रहता है तो घर का जो लैंग्वेज होता है वो सीखता है। टीचर स्कूल जाता है तो वहाँ का लैंग्वेज अलग होता है। तो वहीं यही कारण है कि अध्यापकों के लिए एक महत्वपूर्ण जो है ये कार्य होता है कि हर एक बालक को जो है एक भाषा की ओर प्रेरित करना, ठीक है? देखिए, बालक अपने सांस्कृतिक परिवेश में अपने माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों से भाषा सीखता है। बालक माता-पिता से स्थानीय या क्षेत्रीय बोली ही सीखता है, जिसका लिखने का प्रयोग नहीं होता है। लिखने की भाषा परिष्कृत होती है। विभिन्न प्रदेशों एवं क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट प्रादेशिक भाषा होती है। इस भाषा में बालक अपने भावों को अभिव्यक्त सहज और स्वाभाविक तरीके से कर लेता है, क्योंकि यह उसकी मातृभाषा होती है। मतलब जो भी होता है भाषा जो है उनकी मातृभाषा जो होती है, समाज में जो बोला जाता है, वो परिवार के आस-पास में जो बोला जाता है, सबसे पहले बालक वही भाषा सीखता है। उस भाषा में उसको कोई ज्ञान दिया जाए, वो बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख लेता है, ठीक है? स्वाभाविक तरीके से कर लेता है, क्योंकि यह उसकी मातृभाषा है। मातृभाषा में लिखने और बोलने वाली भाषा का अंतर होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तथा बिहार की मातृभाषा हिंदी है। भाषा के अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग बोलियाँ बोली जाती है। वहाँ वही बोलियाँ बालक अपने घर में सीखता है और बोलता है, परंतु लिखने में हिंदी की खड़ी बोली प्रयुक्त की जाती है। ये बालक अपने घर में क्षेत्रीय भाषा अवश्य बोलते हैं, परंतु विद्यालय या कक्षा में परस्पर संपर्क तथा विचारों का आदान-प्रदान खड़ी बोली में ही करते हैं, मतलब हिंदी या अंग्रेजी जो भी भाषा है स्कूल का, उसमें करते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, द्विभाषी या बहुभाषी बालकों के प्रसंग में एक विवेचना यह भी है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रीय, मतलब कि जो भी स्थानीय भाषा होता है, वह एक ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही ये इम्पोर्टेंट रखता है। मगर जब वहीं राष्ट्रीय स्तर की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क बनाने के लिए संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क स्थापित करना है तो हिंदी सीखने के लिए बालकों को प्रेरित किया जाना चाहिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए संपर्क स्थापित करना है तो अंग्रेजी सीखना आवश्यक है। भारत बहुभाषी क्षेत्र है, यहाँ संपर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकती है। हम यह
यह भी नहीं भूल सकते हैं कि वैज्ञानिक गतिविधियों और कंप्यूटर के प्रयोग ने अंग्रेजी को जीवन का एक अहम हिस्सा बना दिया है। साथ ही यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय समाज परंपरावादी है और आधुनिक प्रभावों द्वारा पर्यटन या प्रवास द्वारा बहुभाषिकता को सहज बढ़ावा मिलता है। देश का अधिकांश हिस्सा बहुभाषी है। यह भाषा तो केवल गाँव आइए आगे देखते हैं। गाँव में ही बोली जाती है। 1971 की जनगणना से स्पष्ट हो गया था कि भारत में 1652 भाषाएँ बोली जाती है। 1971 में जो जनगणना हुआ था, उसके अनुसार जो है भारत में टोटल 1652 भाषाएँ बोली जाती थी। भारत में 87 से अधिक भाषाएँ प्रिंट मीडिया में प्रयुक्त होती हैं। प्रिंट मीडिया में जो है 87 से अधिक भाषाएँ प्रयुक्त होती है। रेडियो पर 71 भाषाएँ प्रयोग की जा रही है। देश का प्रशासन 18 विभिन्न भाषाओं में चलाया जा रहा है। 47 भाषाएँ विद्यालय में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त हो रही है। ठीक है, तो देख लिए 2 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएँ। आने वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बताएँगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बताएँगे जो कि है भाषा विकास में कहानी कथन प्रविधि का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 6 है भाषा के विकास से आप क्या समझते हैं? ये भी छोटा-सा क्वेश्चन है, ठीक है? इसको भी दोनों क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है? आने वाली वीडियो में इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले भी हम बाल अवस्था एवं उसका विकास पेपर 1 जो फर्स्ट ईयर का है, काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं, तो ज़रूर जाके देखें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख के अपना तैयारी और अच्छे से अच्छे ज़रूर करते जाइए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।